नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित भारत दुर्दशा कविता को पढ़ा था। चूँकि कविता लंबी थी, इसलिए हमने कविता को 2 भागों में पढ़ना चाहा था। तो बच्चों, पहले की कक्षा में जो हमने कविता पढ़ी है, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम पुनः चर्चा करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा कविता को ब्रज भाषा में लिखे हैं, ऐसा मैंने बताया था, शायद आपको याद होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी कविता के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों से हमें अवगत कराया है। उनका कहना है कि भारत जैसे समृद्धशाली देश, भारत जैसा गौरवपूर्ण इतिहास रखने वाला देश, उसकी दुर्दशा हो गई है और इन सारी दुर्दशा के कारण में स्वयं भारतीय है। उन्होंने कई उक्तियों के माध्यम से हमें याद दिलाना चाहा है कि भारत का इतिहास कितना समृद्ध था। इस क्रम में उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नहुष, ययाति, युधिष्ठिर जैसे कई विद्वानों और शूरवीरों का नाम लिया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि विद्या, बुद्धि, बल, इन सभी प्रकार के शक्तिशाली और गुणों को देने में ईश्वर ने सबसे पहल अगर कहीं की तो वह भारत के लोगों में। सहृदयता का परिचायक हमारा भारत देश रहा, किंतु आज उसकी दुर्दशा हो गई है। चारों तरफ अंधियारा छा गया है। अज्ञान रूपी कलह और ये सभी चीज़ें, अशिक्षा, गरीबी, ये सारी चीज़ें हमारे भारत में व्याप्त हो गई हैं। वह भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, आज वह अशिक्षा और गरीबी से जूझ रहा है। तो बच्चों, कविता की पृष्ठभूमि को हमने पुनः जान लिया है। आगे के अंश को आइए हम पढ़ते हैं। भारतेंदु कहते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। भारतेंदु कहते हैं कि अंग्रेज राज के जो भी वैभव है, उसके पीछे हमारा भारत और समृद्ध भारत खड़ा है। अंग्रेज राज में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। विकास के कई आयाम भी खुले थे, किंतु अति ख्वारी का अर्थ होता है कष्टकारी। किंतु यह कष्टकारी है कि हमारे देश की जो संपत्ति है वह हमारे देश में नहीं उपयोग हो रही है, बल्कि यह विदेश चली जा रही है। हमारे देश का धन एक एक श्रम से, मेहनत के पसीने से संचित किया हुआ धन वह विदेश चला जा रहा है। अंग्रेज राज में सुख साज सभी है, शासन भी है, किंतु सारे के सारे जो व्यवस्थाएं हैं वह भारतीयों को नहीं दी जा रही हैं, बल्कि कंपनी के लोगों को दी जा रही हैं, यानी अंग्रेजी लोगों को दी जा रही हैं, विदेशियों को दी जा रही हैं। जिन सुख सुविधाओं पर, जिन धन संपत्ति पर भारतीयों का अधिकार होना चाहिए था, वह भारतीयों को नहीं मिल रहा। वह सारे सुख संपत्ति, धन, वैभव, सभी के सभी चीज़ें विदेश चली जा रही हैं। यह अति ख्वारी है, यानी यह अति कष्टकारी है। आगे वे कहते हैं, ताहु पे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूने दुख ईस देत हाहारी। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि उस पर भी ताहू पे महंगी, और उससे भी बड़ी कष्ट की चीज़ें हैं, उससे भी बड़ी कष्टदायक है महंगाई। भारत में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही थी। कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र कि हमारी कमाई हुई चीज़ें हमें टैक्स के रूप में देना पड़ रहा है। हम पे महंगाई और बोझ डाल दिया गया है। वह देश जिसके एक एक संपत्ति पर हमारा अधिकार होना चाहिए था, जिसकी संपत्ति बनाने में हमारी श्रम की बूंदें गिरी हैं, उस संपत्ति पर हमारा ही अधिकार नहीं है। आगे वे कहते हैं, सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। कहते हैं कि सबके ऊपर टैक्स लग रहा है। हम अपनी ही भूमि पर खुद अर्जन कर रहे हैं,
खुद खेती कर रहे हैं, अपने ही उद्योग और अपने ही कार्यों को हमें अपने ही कार्यों पर टैक्स लगाया जा रहा है। हम उत्पादन करते हैं और स्वयं हम ही कर के बोझ से लाद दिए गए हैं। अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है जिस व्यवस्था में भारतीय पिसे जा रहे हैं। टिक्कस, टिक्कस का अर्थ है टैक्स यानी कर। किसी भी कार्य को करने के बाद सरकार के द्वारा उसे लेने और देने, निर्यात और आयात के क्रम में जो लगाया जाता है कर, उसे ही टैक्स कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि हम खुद उपार्जन कर रहे हैं और स्वयं ही हमें उसका खपत भी करना है, किंतु हम पर ही टैक्स लगाया जा रहा है। सारे धन विदेश चले जा रहे हैं, सबके ऊपर टिक्कस की आफत आ गई है। टिक्कस यानी टैक्स, करों के बोझ से भारतीयों को लाद दिया गया है। वह भारतीय जो स्वयं अपने पसीने की बूंद गिरा रहे हैं, श्रम का पसीना बहा रहे हैं, वह भारतीय जो श्रम करके अपना पसीना बहा रहे हैं, उन्हीं भारतीयों पर टैक्स लगाया जा रहा है। हमारे यहाँ का धन विदेश चला जा रहा है। यह अति ख्वारी है। ख्वारी यानी कि कष्टकारी। बच्चों, पाठ का जो यह अंश है, यह सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है। खासकर इसे व्याख्या के संदर्भ में पूछा जाता है। टिक्कस का अर्थ भी आता है। कुछ महत्वपूर्ण सवाल इस पंक्तियों से जरूर पूछे जाते हैं। तो बच्चों, हमने पूरी पंक्ति को पढ़ लिया। आइए पुनः इसका एक सार जानें। बच्चों, स्क्रीन पर आपको कविता का एक केंद्रीय विषय दिख रहा होगा। भारत दुर्दशा कविता बहुचर्चित और विख्यात कविता है, जिसमें भारत की राष्ट्रीयता, देश उन्नति व जातीय उत्थान के लिए और उसकी अंतर्व्यथा को यहाँ दिखाया गया है। ऐतिहासिक यथार्थ की चर्चा की गई है। यह विडंबनापूर्ण तरीके से दिखाया गया है कि हमारे भारत की दुर्दशा क्या हो गई है। एक ओर स्वर्णिम अतीत का आत्मगौरव और दूसरी ओर यह प्रत्यक्ष वर्तमान। प्रत्यक्ष वर्तमान कैसा? भारतेंदु कालीन परिस्थितियों के लिए यह शब्द आया है। अशिक्षा, अज्ञान और अंतर्कलह में डूबा हुआ, क्या यही भारत की वास्तविकता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र मानते हैं कि नहीं, भारत की यह वास्तविकता नहीं हो सकती। भारत इसलिए ऐसी स्थिति से जूझ रहा है क्योंकि इस पर यमनों का आक्रमण हो गया है, वह पराधीन हो गया है। भारतीय अपने अतीत और वर्तमान से सीख नहीं रहे हैं। स्वाधीनता और पराधीनता यहाँ वैषम्य की एक दंशमय अनुभूति जगा रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि हमारा भारत जितना ही समृद्ध था, इसका अतीत जितना ही गौरवपूर्ण था, वर्तमान उतना ही नीरस और उतना ही उदासीन हो गया है। हम भारतीयों को पुनः जागना होगा। भारत की इस दुर्दशा का कारण स्वयं हम भारतीय हैं। आपसी कलह से हमें ऊपर उठना होगा। बच्चों, पूरी कविता को हमने पढ़ लिया और जाना है। भारतेंदु ग्रंथावली से यह कविता ली गई है। भारत दुर्दशा कविता भारत दुर्दशा नाटक में आया है। भारत दुर्दशा एक नाटक भी है। बच्चों, भारत दुर्दशा कविता से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जिसमें विधा की चर्चा होती है। मैंने आपको पहले की कक्षा में पढ़ाया भी था। भारत दुर्दशा, अगर विधा की चर्चा की जाएगी कि यह कौन सी विधा है, तो आप समस्त विकल्पों को एक बार जरूर देख लेंगे। यदि कविता उस विधा की चर्चा होगी तो विधा होगी कविता। यदि विकल्प में नाटक होगा तो नाटक भी उत्तर सही होगा। चूँकि भारत दुर्दशा एक नाटक है, स्वतंत्र नाटक, और उस नाटक के अंतर्गत ही भारत दुर्दशा एक प्रस्तावना भरा गीत है। कहा जाता है कि भारत दुर्दशा नाटक में ही भारत दुर्दशा कविता लिखी गई है, उसके रंग प्रस्तावना के रूप में। रंगमंच पर जो प्रस्तावित होती है, प्रस्तावना दी जाती है, उसके रूप में लिखी गई है। और यह एक योगी के द्वारा गा करके भारत की स्थिति को नाटक में दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर आप अपने पाठ्य पुस्तक की चर्चा करें तो पाठ्य पुस्तक में विधा के रूप में भारत दुर्दशा एक कविता के रूप में आएगी। और यदि स्वतंत्र प्रश्न पूछा जाए और वहाँ
कविता विधा न दी जाएगी और नाटक दिया जाएगा तो आप उसका उत्तर नाटक भी लगा सकते हैं। तो बच्चों, हमने भारत दुर्दशा कविता के अर्थ को भी जाना, संदर्भ को भी जाना कि यह कहाँ से ली गई और किस प्रकार हमारे पाठ्यपुस्तक में किस विधा के रूप में शामिल है। अब आइए हम इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें। बच्चों, आपको स्क्रीन पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिखाई पड़ रहे होंगे। आइए हम क्रम से उन्हें जानें। पहला बिंदु है स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई कविता। भारत दुर्दशा कविता स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है। मैंने अभी चर्चा भी किया था और पिछले की कक्षाओं में भी मैंने चर्चा किया था कि सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने होश संभाला था और उन्होंने अपनी तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी रचनाओं में उन परिस्थितियों का जिक्र किया है। तो भारत दुर्दशा कविता की अगर बात की जा रही है, वह स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई कविता है। अगला बिंदु है कवि के अनुसार भारत कई क्षेत्रों में आगे था, किंतु वर्तमान समय से तात्पर्य है तत्कालीन समय में पिछड़ चुका है। कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि भारत कई क्षेत्रों में आगे था, किंतु अंग्रेज शासन में भारत पिछड़ चुका था। आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखें। भारतीय स्वयं अपनी दुर्दशा के कारण है। यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र बताना चाहते हैं कि भारत की दुर्दशा का जो कारण है वह केवल और केवल भारतीयों के कारण है, न कि किसी अन्य जैसे यवन, अंग्रेज, इनके लिए नहीं। क्योंकि यदि हम हार बैठेंगे तो हमारा देश भी हार बैठेगा। इतनी उन्नत सोच रखने वाला देश कैसे अपनी सोच को इतनी उन्नति वाला देश अगर अवनति के कगार पे जा चुका है तो उसका कारण स्वयं भारतीय हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस कविता के माध्यम से हमें यही बताना चाहा है। आगे हम देखें। अंग्रेजी शासन सारी सुविधाओं से युक्त फिर भी कष्टकर। कविता के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र बताना चाहते हैं कि अंग्रेजी शासन में सभी प्रकार की सुविधाएं थीं, फिर भी वह हमारे लिए कष्टकारी थी। क्यों? क्योंकि हमारा आत्मसम्मान कुचल दिया जा रहा था। और यदि हमारे पास आत्मसम्मान नहीं है तो किसी भी प्रकार की सुविधाएं क्यों न दी जाए, वह हमें सुखकर प्रतीत नहीं होती हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं में आगे हम देख सकते हैं भारतेंदु द्वारा तत्कालीन समय की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की चर्चा की गई है और साथ ही साथ व्यंग भी लिखा गया है। चूँकि भारतेंदु युग में प्रहसन कई लिखे जाते थे, कई प्रकार के व्यंग लिखे जाते थे, इसलिए कविता के लिखने की जो शैली है वह व्यंग्यात्मक शैली है। आगे हम देखें। कविता में कई पौराणिक पात्रों का उल्लेख। बच्चों, आपको याद होगा जब हमने कविता पाठ किया था और साथ ही साथ उसके अर्थ को हम समझ भी रहे थे, तब उसमें कई प्रकार के पात्रों का जिक्र हुआ था। युधिष्ठिर, कर्ण, अर्जुन, भीम, नहुस, ययाति, सत्यवादी, राजा हरिश्चंद्र, सर्वाति, इनकी चर्चा हुई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई पौराणिक पात्रों का उल्लेख किया है अपनी कविता में। आइए अब हम आगे के बिंदुओं को देखते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत दुर्दशा कविता भारतेंदु के नाटक भारत दुर्दशा से लिया गया है। बच्चों, हमने अभी जिक्र किया था कि भारत दुर्दशा एक नाटक है और उसी नाटक के प्रस्तावना से भारत दुर्दशा कविता ली गई है। तो साथ ही साथ हमारे पाठ्य पुस्तक में यह भी लिखा गया है कि भारत दुर्दशा कविता भारतेंदु ग्रंथावली से ली गई है। चूँकि भारतेंदु की समस्त रचनाएं भारतेंदु ग्रंथावली में संकलित हैं, इसलिए यहाँ भारतेंदु ग्रंथावली से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बच्चों, हम सभी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर सवाल पूछा जाएगा कि भारत दुर्दशा कविता कहाँ से ली गई है, और अगर उनके विकल्पों में भारतेंदु ग्रंथावली आएगा तो उसका उत्तर भारतेंदु ग्रंथावली होगा। और यदि नाटक की चर्चा रहेगी भारत दुर्दशा, तो ऐसे समय में हम प्रश्न के उत्तर को भारत दुर्दशा के रूप में लिखेंगे।
आइए अब सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी बिंदु की चर्चा कर लें। आखिरी बिंदु है भाषा। भाषा, ब्रज भाषा। बच्चों, शायद आपको याद होगा, हमने पूर्व की कक्षाओं में भी यह कहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने गद्य और पद्य दोनों की रचनाओं के लिए दो प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे। गद्य की रचनाएं जो हैं, गद्यात्मक रचनाएं हैं, उनकी भाषा उन्होंने खड़ी बोली हिंदी रखी है, और पद्य की जो भाषा थी वह पूर्व से चली आ रही ब्रज भाषा को उन्होंने अपनाया। इसलिए अगर भारतेंदु की भाषा की बात करेंगे और भारत दुर्दशा की बात करेंगे तो यह ब्रज भाषा में लिखी गई कविता है। आशा है बच्चों आपने महत्वपूर्ण बिंदु को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब आइए कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को हम समझ लेते हैं। बच्चों, आपको स्क्रीन पर कुछ शब्द दिख रहे होंगे। चूँकि शब्द ब्रज भाषा के हैं, इसलिए आइए इसके मानक हिंदी को हम जानें। पहला शब्द है आवहूँ। आवहूँ का अर्थ होता है आओ। दूसरा शब्द है भीनो। भीनो का अर्थ है सिक्त और भींगा हुआ। तीसरा शब्द है लखाई। लखाई यानी लखना, और लखना यानी दिखाई पड़ना, तो लखाई का अर्थ हुआ दिखाई। एक शब्द और है, शब्द है मूढ़ता। कविता में आया भी था कि मूढ़, हमारा देश जो है वह मूढ़ हो गया है, तो यहाँ मूढ़ता का अर्थ है मूर्खता। एक अन्य शब्द है अविद्या। अविद्या का अर्थ होता है अज्ञान। एक अलग शब्द है राति। राति का मूल शब्द हुआ रात, और रात यानी अंधकार का परिचायक है। जवन सैन। कविता में एक पंक्ति में जवन सैन की चर्चा की गई है। जवन सैन का अर्थ हुआ यवनों की सेना। चूँकि ब्रज भाषा में लिखा गया है और पहले य का उच्चारण ज से भी होता था, इसलिए जवन सैन लिखा गया है और इसका अर्थ होता है यवनों की सेना। एक अन्य शब्द है पुनि। पुनि का अर्थ होता है फिर। एक अगला शब्द है नासी। नासी का अर्थ होता है नष्ट, समाप्त हो जाना, नष्ट हो जाना। एक अन्य शब्द है बिलखाई। बिलखाई का अर्थ होता है बिलखना, बिलाप करना या तड़पना या फिर रोना। एक और शब्द है ख्वारी। यह कविता के अंतिम कुछ पंक्तियों के बीच आई है, ख्वारी शब्द। ख्वारी का अर्थ होता है कष्टकारी यानी दुखदाई। एक महत्वपूर्ण शब्द है टिक्कस। बच्चों, टिक्कस से भी सवाल पूछे जाते हैं कि टिक्कस का अर्थ क्या है, तो टिक्कस का अर्थ होता है टैक्स। टैक्स यानी कर। एक अन्य शब्द है पंगु। पंगु यानी लंगड़ा। एक आखिरी शब्द आपको दिख रहा होगा, वह शब्द है आफत। आफत का अर्थ होता है आपदा या विपत्ति। बच्चों, हमने जो अभी शब्द जाना, कुछ शब्द ब्रज भाषा के थे और उनके ही हमने मूल अर्थ को जाना है। अब आइए शब्द निधि जानने के बाद और कविता पढ़ने के बाद हम अपना मूल्यांकन स्वयं क्यों न कर ले कि हमने इस कविता को कहाँ तक समझा और कहाँ तक जाना। तो बच्चों, हम इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को देख लेंगे। बच्चों, स्क्रीन पर आपको भारत दुर्दशा कविता से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर दिखाई पड़ रहे होंगे। चलिए एक एक करके हम सारे प्रश्नों पर चर्चा कर लें। पहला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के कवि हैं? विकल्प क भारतेंदु युग, विकल्प ख द्विवेदी युग, विकल्प ग छायावाद, विकल्प घ प्रगतिवाद। क्या होगा उत्तर? सही उत्तर है क भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ? विकल्प क 1504 राजस्थान मेरता, विकल्प ख 9 सितंबर 1850 वाराणसी उत्तर प्रदेश, विकल्प ग 1886 चीरगांव झांसी
विकल्प घ 1897 महिषादल बंगाल। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है विकल्प ख 9 सितंबर 1850 वाराणसी उत्तर प्रदेश। तीसरा प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी गोपाल चंद का कवि नाम क्या था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। चलिए विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है क रसा, विकल्प ख नवाब राय, विकल्प ग प्रेमघन, विकल्प घ गिरिधर दास। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है विकल्प घ गिरिधर दास। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नहीं है? बच्चों, हमें ध्यान देना है, प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नहीं है। चलिए विकल्प देखते हैं। विकल्प क विद्यासुंदर, विकल्प ख स्कंदगुप्त, विकल्प ग नील देवी, विकल्प घ अंधेर नगरी। सही उत्तर है विकल्प ख स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। अब हम पांचवें विकल्प को देखते हैं। पांचवा विकल्प है, हिंदी भाषा और साहित्य में नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? विकल्प क महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प ग मैथिली शरण गुप्त, विकल्प घ आचार्य शुक्ल। सही उत्तर है विकल्प ख भारतेंदु हरिश्चंद्र। आइए अब हम छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? विकल्प क प्रेम वाटिका, विकल्प ख प्रेम सरोवर, विकल्प ग प्रेम माधुरी, विकल्प घ प्रेम तरंग। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है विकल्प क प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। आइए अब हम सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के किस काल के प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में सम्मानित किया जाता है? विकल्प क आदिकाल, विकल्प ख भक्तिकाल, विकल्प ग रीतिकाल, विकल्प घ आधुनिक काल। सही उत्तर है विकल्प घ आधुनिक काल। आठवां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने होश संभालते ही किस समर को देखा था? आपको याद होगा, मैंने इसे पढ़ाया भी था। चलिए विकल्प देखते हैं। विकल्प क 1857 का प्रथम स्वाधीनता समर, विकल्प ख प्रथम विश्व युद्ध, विकल्प ग प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, विकल्प घ द्वितीय विश्व युद्ध। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है विकल्प क 1857 का प्रथम स्वाधीनता समर। नौवां प्रश्न है, भारत दुर्दशा कविता भारतेंदु के किस नाटक से लिया गया है? विकल्प क भारत दुर्दशा, विकल्प ख सत्य हरिश्चंद्र, विकल्प ग अंधेर नगरी, विकल्प घ श्री चंद्रावली। सही उत्तर है विकल्प क भारत दुर्दशा। 10वां प्रश्न है, भारतेंदु ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित है? विकल्प क 2 खंड, विकल्प ख 3 खंड, विकल्प ग 4 खंड, विकल्प घ 5 खंड। विकल्प घ 5 खंड। सही उत्तर है विकल्प ख 3 खंड। आइए अब हम 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार भारत की दुर्दशा का कारण
कौन है? विकल्प क अंग्रेज, विकल्प ख भारतीय, विकल्प ग विदेशी, विकल्प घ यवन सेना। सही उत्तर है विकल्प ख भारतीय। 12वां प्रश्न है, टिक्कस का अर्थ क्या है? विकल्प क टिकट, विकल्प ख टीका टिप्पणी, विकल्प ग टैक्स या कर, विकल्प घ टकसाल। सही उत्तर है विकल्प ग टैक्स या कर। 13वां प्रश्न है, भारतेंदु ने अपने समय की किस व्यवस्था पर व्यंग किया है? विकल्प क राजनीतिक व्यवस्था, विकल्प ख सामाजिक व्यवस्था, विकल्प ग आर्थिक व्यवस्था, विकल्प घ इनमें से सभी। क्या होगा उत्तर? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है विकल्प घ इनमें से सभी। 14वां प्रश्न है, भारत दुर्दशा कविता किस भाषा में लिखी गई है? विकल्प क अवधी, विकल्प ख ब्रज भाषा, विकल्प ग अपभ्रंश, विकल्प घ अवहट्ट। सही उत्तर है विकल्प ख ब्रज भाषा। अब हम 15वां और आखिरी प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार भारतेंदु मंडल से संबंधित नहीं हैं? विकल्प क बालकृष्ण भट्ट, विकल्प ख प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प ग बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और विकल्प घ महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है विकल्प घ महावीर प्रसाद द्विवेदी। चूँकि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि हैं। शेष 3 साहित्यकार भारतेंदु मंडल के हैं, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसीलिए सही उत्तर होगा विकल्प घ महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों, आशा है इन प्रश्नों के माध्यम से आपने अपनी समझ को और अच्छे बना लिया होगा, मजबूत कर लिया होगा और पक्का कर लिया होगा। तो बच्चों, अब हम अगली कक्षा में एक अगले पाठ के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।